हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जैसा कि आप देख रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर होता है 120F बटा P, जहाँ पर F है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P है नंबर ऑफ पोल्स। अब स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर जिसे हम N या NR से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बराबर NS ब्रैकेट में 1 माइनस S। S है स्लिप, N है रोटर की स्पीड, NS है सिंक्रोनस स्पीड, S है स्लिप। स्लिप किसे कहते हैं? रोटर और स्टेटर फ्लक्स की चाल का अंतर स्लिप कहलाता है। हमारा टॉर्क, रनिंग टॉर्क है TR बराबर S यानी स्लिप E2 रोटर में जनरेटेड EMF E2 स्क्वायर R2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये हमारा रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब स्थिर अवस्था में जब हमारी स्लिप S बराबर 1 होती है और टॉर्क क्या रहेगा? T बराबर E2। ये तो था हमारा रनिंग टॉर्क, ये स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग में हमारी स्लिप को हम 1 मान लेते हैं, इकाई होती है, तो T बराबर हुआ E2 का स्क्वायर R2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस XX2, जहां पर E2 है रोटर EMF, NS है सिंक्रोनस स्पीड जो ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, R2 है रोटर रेजिस्टेंस, X2 है रोटर रिएक्टेंस। अब हम ये मैंने फॉर्मूले आपको इसलिए लिखकर बताए हैं कि इन्हीं के द्वारा हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं और मोटर की स्पीड इन पर डिपेंड करती है। तो इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है हम निम्न तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेटर की ओर से और रोटर की साइड से, दोनों साइड से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की कर सकते हैं। तो स्टेटर साइड से आप देख रहे हैं चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। स्टेटर साइड से मतलब नंबर ऑफ पोल्स को हम चेंज कर दें, कम या ज्यादा करके स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो NS बराबर 120F बटा P, मतलब पोल की संख्या को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो स्पीड पर फर्क पड़ेगा। कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज, हमारी सप्लाई वोल्टेज पर भी, अब सप्लाई वोल्टेज को हम कहाँ से चेंज करेंगे? स्टेटर की तरफ से ही करेंगे। स्टेटर, क्योंकि हम सप्लाई स्टेटर पर देते हैं, तो हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें भी हम बदलाव करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखिए NS बराबर 120F बटा P, मतलब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या स्पीड में कुछ बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर फिर लास्ट में है चौथा, स्टेटर परिपथ में रियोस्टेट लगाकर। रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टेटर परिपथ में हम रियोस्टेट लगाकर भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रोटर साइड से हम किस प्रकार से स्पीड को कंट्रोल करते हैं? रोटर रेजिस्टेंस लगाकर, जो हमने स्लिप रिंग स्टार्टर में जैसा कि देखा, वहां पर क्या करते हैं हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो वो क्या करता है? स्पीड को कंट्रोल करता है। कैस्केड मेथड, कैस्केड मेथड में दो मोटर का फंक्शन इस प्रकार से उसको कनेक्ट किया जाता है कि एक मोटर दूसरी मोटर के साथ इस प्रकार चलती है कि उसके हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम पढ़ते हैं बाद में, ये कैस्केड कनेक्शन कहलाता है, जिसमें एक जो मेन मोटर होती है वो स्लिप रिंग मोटर होती है और जो सेकंड मोटर जो लगाई जाती है वो स्लिप रिंग या स्क्विरल केज, दोनों में से कोई भी मोटर हो सकती है। रोटर परिपथ में विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके हम अगर रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी विधि को अपनाकर भी हम अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से इनको बदलकर हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलकर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलकर मतलब हमारा जो स्पीड का जो फॉर्मूला है NS बराबर 120F अपॉन P, जिसमें F है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और P है नंबर ऑफ पोल्स, पोल की संख्या। अब ये जो मेथड है, हम ये कह तो सकते हैं कि हम इस पे फ्रीक्वेंसी को बदलकर हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु जो व्यापारिक पावर सिस्टम जो होता है हमारा, व्यापारिक रूप से कमर्शियल पावर सिस्टम हमेशा स्थिर आवृत्ति पर वर्क करता है। जो व्यापारिक पावर सिस्टम या फिर शक्ति पद्धति जो है स्थिर आवृत्ति, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी स्थिर आवृत्ति पर कार्य करती है।
कार्य करती है। स्थिर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 50 हर्ट्ज, इस पर वर्क करती है। तो ये जिससे ये पॉसिबल नहीं है कि मोटर की चाल को हम फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मोटर की चाल को हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा बदल सकें। या फिर इसमें एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसको हम नोट के रूप में रख सकते हैं कि जिस मोटर की हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, जिस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, जनरेटर पर सिर्फ वही लोड के रूप में हो, जनरेटर पर वही मोटर लोड हो, मतलब उस पर कोई अन्य लोड ना हो, वो मोटर ही जनरेटर पर लोड के रूप में हो, तभी हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कि इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जनरेटर द्वारा उत्पन्न सप्लाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, जनरेटर द्वारा उत्पन्न सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जनरेटर के प्राइम मूवर को कंट्रोल करके बदल सकते हैं। अगर ऐसा हो तभी पॉसिबल है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसकी प्राइम मूवर की जो चाल होती है वो एक सीमित होती है, एक लिमिट होती है उसकी, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज भी हम एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से अगर हम अपनी चाल को बदलना चाहते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सेकंड है स्टेटर पोल की संख्या बदलकर, स्टेटर पोल की संख्या बदलकर, स्टेटर साइड से हम क्या कर सकते हैं, इसके पोल की संख्या बदलकर हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है NS बराबर 120F/P, जो आप ऊपर भी देख चुके हो। अब यहाँ पर देखो ये स्पीड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर पोल बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, पोल घटेंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये विधि सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके जो रोटर पोल होते हैं, क्योंकि इसके रोटर पोल स्वयं ही स्टेटर पोल के अनुरूप बदल जाते हैं। अब हम इसमें स्टेटर पोल में परिवर्तन जो करते हैं, परिवर्तन दो या दो से अधिक, तो स्पीड भी हम जैसे इसके परिवर्तन करेंगे उसी प्रकार से हमारी स्पीड भी कंट्रोल, जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, 2 पोल की है और फ्रीक्वेंसी फिक्स रखेंगे 50 हर्ट्ज, और 4 पोल और 6 पोल, हम 3 देख लेते हैं। तो देखिए NS बराबर 120F हमारी फिक्स है बटा 2 पोल्स के लिए आएगी 3000 RPM, और 120 इंटू 50/4 बराबर 1500 RPM, और 6 पोल के लिए 120 इंटू 50/6, तो इसका आ रहा है 1000 RPM। तो इस प्रकार हम स्टेटर पोल की संख्या को बदलकर हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम थर्ड देखते हैं सप्लाई वोल्टेज को बदलकर, सप्लाई वोल्टेज
बदलकर भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें टॉर्क का फॉर्मूला देख लेंगे। जो हमारा रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है एस E2 कह दो, E2 का स्क्वायर R2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। अब इसमें जो रोटर रेजिस्टेंस होता है वो तो निरंतर रहता है हमारे पास। जो रोटर रेजिस्टेंस R2 जो है वो तो हमारे पास होता है कंटिन्यू, ठीक है। अब इसमें जो स्टार्टिंग जो हमारी स्लिप होती है वो बहुत कम होती है। स्लिप बहुत कम या मिनिमम मान सकते हैं। तो हम SX2 की जो वैल्यू है SX2 इसको हम नगण्य मान सकते हैं। नेग्लेजिबल मान लिया हमने इसको। तो अब हमारे पास ये बचा है E2। तो हम ये कहते हैं कि टॉर्क जो है हमारा, इसलिए टॉर्क जो है T समानुपाती S E2 का स्क्वायर, ये हमारे पास रही। तो स्लिप हमारी स्टार्टिंग में 1 मानते हैं। तो जो हमारी हमने जब ये इक्वेशन अगर आपने की हो टॉर्क की पूरी, तो हमें पता है कि जो E2 होता है वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज को बदलकर हम इसकी चाल में बदलाव कर सकते हैं। तो उसका ये कारण है कि जो EMF होता है, रोटर EMF, वो वोल्टेज के सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मोटर को दी जाने वाली सप्लाई के प्रत्येक फेज के, इसमें मोटर को दी जाने वाली सप्लाई के प्रत्येक फेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाकर स्टेटर के पासरों में वोल्टेज, रेजिस्टेंस लगाकर स्टेटर के पासरों में यानी पैरेलल में वोल्टेज को घटाया जा सकता है। या फिर अलग से जनरेटर से चलाने पर मोटर को, या फिर हम ये से भी कर सकते हैं कि अलग से जनरेटर से चलाकर परिवर्तित वोल्टेज दे सकते हैं। ये 2 तरीके से हम इसके वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसमें हमें ये डिसएडवांटेज है कि हम अगर इसकी थोड़ी सी भी चाल को बदलने के लिए क्या करते हैं, हाई वोल्टेज परिवर्तन करना पड़ता है, जिसके कारण मोटर की मैग्नेटाइजेशन जो कंडीशन होती है, चुंबकीय स्थिति जो होती है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसका प्रयोग इसलिए इसको नहीं किया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि क्या करते हैं हम, या तो वोल्टेज को अगर हमें करना है तो क्या करते हैं, प्रत्येक फेज में या तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं स्टेटर, तो वोल्टेज कम हो सकती है। दूसरा ये कह रहा है कि अलग से जनरेटर चलाकर भी हम इसको परिवर्तित वोल्टेज दे सकते हैं। अब अगर हमें थोड़ी सी भी चाल में परिवर्तन करना है तो हाई वोल्टेज में परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हम इस विधि का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रोटर साइड से किस प्रकार हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोटर साइड से हम फर्स्ट देखते हैं हमारा रोटर रेजिस्टेंस लगाकर या रोटर रेजिस्टेंस में बदलाव करके। रोटर रेजिस्टेंस में क्या चेंज होंगे, एक तो पहली बात तो हमारी स्लिप रिंग मोटर में ही हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, रोटर रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसलिए इसका उपयोग सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाएगा।
प्रयोग किया जा सकता है। अब रोटर क्योंकि हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के ही रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि अब ये कह रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस लगा के कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी हमने जस्ट अभी देखा है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, TR बराबर SE2 का स्क्वायर R2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का। तो ये अगर हम और वैल्यू को इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमारे पास टॉर्क का संबंध अगर हम स्लिप और रेजिस्टेंस के साथ देखें तो इस प्रकार आता है S/R2। और हमारी जो स्पीड होती है मोटर की मेन स्पीड जिसको हम कहते हैं वो होती है NS1 -S। मतलब हम स्लिप में चेंज करेंगे या फिर रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इस विधि में हम क्या करते हैं, जब स्थिर टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, स्थिर टॉर्क के लिए कंडीशन होती है स्थिर टॉर्क के लिए, ठीक है। ये कंडीशन स्थिर टॉर्क के लिए ये रहती है कि जब हम स्लिप का मान रोटर रेजिस्टेंस, ये तो हमें पता चल गया स्लिप का मान रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो S का, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस R2 बढ़ाते हैं तो स्लिप S बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ये देखो अभी बताते हैं। R2 कोस फाई बराबर क्या होता है, R बटा जेड बेसिक ये होता है ना। तो और हमारा टॉर्क क्या होता है, T समानुपाती फाई IR कोस फाई R। ये हमारा टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब हमारा अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो हमारी स्लिप बढ़ेगी। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि R2 के बढ़ाने पर स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो जिससे क्या होगा, चाल, स्लिप की वैल्यू बढ़ गई इसलिए क्या होगा, जिससे चाल घटेगी। ठीक है, इससे ये हमें पता चल चुका है कि चाल क्यों घटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो स्लिप हमारी बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस का संबंध किसके साथ है, पावर फैक्टर के साथ। पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो हमारी स्लिप बढ़ेगी। तो स्लिप बढ़ने के साथ चाल घटती है, चाल घटेगी। अब जैसे जैसे हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ये कह रहा है जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे चाल घटेगी। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, और एक स्थिति में फुल लोड टॉर्क पर मोटर रुक जाएगी। तो इस विधि से सिर्फ हम सामान्य चाल से कम चाल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ा नहीं सकते, कम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, स्लिप बढ़ रही है, स्लिप बढ़ने से चाल घट रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम सामान्य चाल से कम चाल पर, और दूसरा इसका हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो R2 के बढ़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ इसके कॉपर लॉस जो होते हैं I²R वो भी बढ़ जाएंगे। कॉपर लॉस बढ़ने के साथ साथ मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दक्षता घटेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कैस्केड कनेक्शन। इस विधि का मैं बेस बता दे थोड़ा क्या होता है। एक ही शाफ्ट पर दो मोटर लगी रहती है। ये हमारी एक शाफ्ट है जिसके साथ दो मोटर कपल की जाती है, मैकेनिकली कपलिंग होती है इसमें। इसको हम A कह दो, चाहे 1 कह दो, B कह दो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 3 स्लिप रिंग्स लगी रहती है इस तरीके से,
और इन स्लिप रिंग से इनको इनपुट दी जाती है। सेकंड मोटर को इनपुट दी जाती है और फर्स्ट मोटर को सप्लाई से इनपुट दिया जाता है, 3 फेज सप्लाई। कैस्केड कनेक्शन में होता यह है कि फर्स्ट मोटर को हम 3 फेज सप्लाई से इनपुट देकर इसके रोटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है, इस ईएमएफ से हम सेकंड मोटर में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो कैस्केड कनेक्शन में पहली मोटर को हम 3 फेज सप्लाई से इनपुट दे रहे हैं और सेकंड मोटर में फर्स्ट मोटर के द्वारा जो आउटपुट मिल रहा है रोटर से, उस आउटपुट को इनपुट के रूप में सेकंड मोटर में दे रहे हैं। तो ये तो हमारी कहलाती है मेन मोटर और ये कहलाती है ऑक्सिलरी मोटर। फर्स्ट मोटर हमेशा सदैव ही स्लिप रिंग मोटर ही रखी जाती है, स्लिप रिंग मोटर। सेकंड मोटर कोई भी हो सकती है, स्क्विरल केज भी हो सकती है और स्लिप रिंग भी हो सकती है। इनमें से दोनों में से कोई भी मोटर हो सकती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मेन मोटर की स्लिप को बदलकर चाल को कंट्रोल करते हैं। मेन मोटर की स्लिप बदलकर चाल बदलते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इन दोनों मोटर की घूर्णन क्षेत्र की जो दिशा होती है, अगर समान दिशा होती है, यानी n बराबर हमारा 120F P1 प्लस P2, तो क्या होगी, चाल घटेगी, सामान्य चाल से चाल घटेगी। और अगर घूर्णन की दिशा रिवर्स है, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो होगा NS बराबर 120F बाई 1 P1 माइनस P2, तो चाल बढ़ेगी। तो इस विधि से हम दोनों तरह की चाल, कम और ज्यादा दोनों चाल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, दोनों मोटरों के ये जरूरी नहीं है कि पोल समान हो। इस प्रकार हम इसमें स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लास्ट विधि है रोटर सर्किट में विद्युत वाहक बल इंजेक्ट करके। रोटर सर्किट में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ इंजेक्ट करके, इंजेक्शन द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सॉरी, ये लास्ट में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसमें हमारे वीडियो में, तो जो मैं समझा रही थी वो कट हो गया, इसलिए मैं इसको बाद में ऐड करके इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, लास्ट हमारा था रोटर सर्किट में विद्युत वाहक बल इंजेक्शन द्वारा। तो इंजेक्शन, ये वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप फ्रीक्वेंसी के समान होनी चाहिए, इसकी ये कंडीशन है। दूसरा है, इंजेक्ट की गई ईएमएफ रोटर ईएमएफ के फेज में है तो मोटर में रोटर करंट बढ़ती है और जिससे क्या होता है, चाल और टॉर्क दोनों बढ़ेंगे। और विपरीत फेज में होगा तो करंट घटेगी और चाल और टॉर्क दोनों घटेंगे। तो इसमें हम सामान्य चाल से ऊपर और नीचे दोनों चाल प्राप्त कर सकते हैं। और ईएमएफ इंजेक्ट करने की 2 तरह की विधि है, क्रेमर विधि और श्रेबियस विधि। तो आईटीआई में इतना ही बेस पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इससे ज्यादा नहीं बताया है आपको। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं, वो तो हमारे स्पीड कंट्रोल कंप्लीट हो गए हैं सारे। तो इसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक हमारा होता है इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं रिंगण करना। रिंगण ये क्या होता है कि एक इसमें क्या रोटर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाता है एमएमएफ के कारण। मोटर में एमएमएफ के कारण, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के कारण रोटर में हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाते हैं जिससे मोटर क्या होती है, रिंगण करने लगती है, क्रॉलिंग
करने लगती है। तो ये क्या करती है, जो इसकी मेन स्पीड जो होती है, जैसे ही इसको लोड पर डाला जाता है, जब इसको लोड पर स्टार्ट किया जाता है, जब मोटर को लोड पर स्टार्ट किया जाता है तो यह अपनी रेटेड स्पीड पर न चलकर स्पीड पर ना चलकर 1/7 चाल पर चलती है, जिसे रिंगण कहते हैं या क्रॉलिंग कहते हैं। और सेकंड होता है कोगिंग और मैग्नेटिक हमिंग। ये कोगिंग और मैग्नेटिक हमिंग एक तरह से दोस्त है, जिसको कहते हैं चुंबकीय भनाहट या फिर जकड़न। अगर स्टेटर और रोटर के खांचों की संख्या तुल्य होगी या बराबर होगी तो रोटर जकड़ जाएगा और मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ये एक तरह से कोगिंग दोष कहलाता है। और इस रोटर की जो छड़ें होती है, रोटर की छड़ों को समांतर ना बनाकर थोड़ी तिरछी रखी जाती है। पहले तो ये कोगिंग और मैग्नेटिक हमिंग, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय, इसको जकड़ और चुंबकीय भनभनाहट हमिंग। ये किस कारण होते हैं, या तो इसकी छड़ें समान नहीं होती है या फिर स्टेटर और रोटर के खांचों की संख्या बराबर होना। इसलिए क्या कहते हैं, इन दोष को दूर करने के लिए स्टेटर और रोटर के खांचों को बराबर नहीं बनाया जाता, इनकी संख्या में कुछ अंतर रखा जाता है। दूसरा, चुंबकीय भनभनाहट या मैग्नेटिक हमिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, रोटर की छड़ों को समांतर न बनाकर थोड़ा तिरछा रखा जाता है और इस दोष को दूर किया जाता है। ये हो गई है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट। कल हम नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।